हेलो एवरीवन। कोर्स एरिया यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे हम, जो कि ध्येय का टेस्ट सीरीज था। एक सेट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तो देख लिया था। अब उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको पहला वाला भाग आपको पसंद आया होगा। अगर उसमें कोई कमियां हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जो फारस की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। एक कह रहा ओमान, दूसरा कह रहा बहरीन, तीसरा कुवैत और चौथा ईरान इराक दिया हुआ है। तो बताइए कौन कौन से सीमा साझा करते हैं किससे? पर्शियन गल्फ से। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपको पता हो तो देखिए इराक ईरान दोनों सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कुवैत करता है, बिल्कुल कुवैत भी करता है। और सऊदी अरब करता है, सऊदी अरब इसमें है नहीं। ओमान करता है, ओमान करता है कि नहीं करता? ओमान नहीं करता है यहाँ पे। तो हमारा एक यहाँ कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा ए। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका सही है। अब यहाँ पे दिया हुआ है नगर और नदी। यहाँ पे अगर आपको पता है तो आसानी से लगा लेंगे, नहीं पता है तो आपसे गलती हो सकती है। देखिए अगर यहाँ देखें ब्राजा वेले कहाँ पे? कांगो दिया हुआ है। फिर रटरडम, रटरडम कन्वेंशन आप जानते होंगे, राइन नदी दिया हुआ है। हैम्बर्ग, सेल्तल सेलत सेलत है। वारसा, वारसा तो आप जानते हो वारसा के संबंध। बिस्चुला, बिस्चुला दिया हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से सम्मिलित हैं? आपको इसमें बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो सम्मिलित होंगे आप आसानी से छांट लेंगे, तो जो सम्मिलित नहीं है वो तो आप छांट ही लेंगे। तो बताइए हैम्बर्ग जो देखें, हैम्बर्ग किसे? इल्वे नदी पे है। यहाँ पे हमारा ये गलत हो गया। हैम्बर्ग कहाँ पे? इल्वे नदी पे, जाइंट माउंटेन के पास है और ये यूरोप में पड़ता है। हैम्बर्ग इल्वे नदी पे है, ना कि सेल्त नदी पे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून का उदाहरण नहीं है? लैगून का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? अब देखिए यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, लैगून से लेकर दो दो क्वेश्चन मिले हुए थे। अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ए दिया चिल्का, बी दिया पुलिकट, सी दिया बेम्बनाड और डी दिया कोलेरू। अगर आपको आइडिया थोड़ा भी हो इनके लोकेशन को लेकर के, तो आंध्र प्रदेश के पास देखेंगे तो कौन सा मिलेगा आपको? चिल्का मिलेगा या कोलेरू मिलेगा? बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने यहाँ लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ बात करें इसके बारे में तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? कोलेरू मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आई किसका एग्जाम्पल है कोलेरू? कोलेरू डेल्टा झील का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आपको पता होगा। तो हमारा यहाँ पे पुलिकट झील देखें, ये भी है किसका? लैगून, लैगून है। लैगून क्या होता है? मान लीजिए इतनी बड़ी सी है और यहाँ से कट करके थोड़ा सा पानी यहाँ इकट्ठा हो गया तो इसको लैगून कहते हैं, खारे पानी की झील होती है। कोलेरू ये भी खारे पानी की झील है, बेम्बनाड ये भी खारे पानी की झील है। चलिए हमारा आंसर निकल गया ए कोलेरू, जो कि डेल्टा झील है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा डेल्टा झील है, तो कोलेरू झील आप बता दीजिएगा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है आइसोबार, बी कह रहा है आइसोहाइट, सी कह रहा है आइसोथर्म और डी कह रहा है आइसोहेलाइन। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी जो है मापक यंत्र जिसके माध्यम से हम क्या मापते हैं? समान वर्षा वाले रेखा को, क्षेत्र को। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें हम आइसोबार, तो आइसोबार से क्या नापते हैं? बताइए। आइसोबार से हम मापते हैं समान वायु दाब। आइसोबार के माध्यम से, आइसोबार से हम क्या नापते हैं? समान वायु दाब। अब यही देखें आइसोहाइट से क्या मापते हैं? बताइए आइसोहाइट से क्या मापते हैं? आइसोहाइट या समवर्षा दोनों कहते हैं इसको। तो इसके हम क्या मापते हैं? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मापते हैं आइसोहाइट से। तो हमारा आंसर बी हो गया। अब आइसोथर्म से क्या मापते हैं? आइसोथर्म का नाम सुने होंगे, समान ताप। थर्म मतलब होता है टेम्परेचर। आइसोथर्म से क्या नाम होता है? समान ताप वाले। अगर इस रीजन में ऐसे ऐसे कर सकते, मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कम है तो इधर, सॉरी अगर इधर कम टेम्परेचर कम है तो इधर आ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर थोड़ा सा करीब आ जाएगा। अगर इधर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इधर जाएगा। तो इस तरीके से समान तापमान वाले रेखा को निर्धारित करता है कौन सा? आइसोथर्म। आइसोहेलाइन क्या मापता है? बताइए। आइसोहेलाइन क्या मापता है? समान लवणता रेखा। अगर ओशियन इतने बड़ा है तो यहाँ पे जितने लवणता जिस लेवल पे समान होंगी उस रेखा को कहते हैं आइसोहेलाइन। चलिए अगला देखते हैं। चूना पत्थर निम्नलिखित में से किस एक क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से पाया जाता है? चूना पत्थर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ये यहाँ पे सेल क्रम की चट्टानें दी गई हैं। ए दिया है विंध्यन क्रम के सेलों में, बी दिया है धारवाड़ क्रम की, और सी दिया गोंडवाना समूह, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर आपको इसमें पता है तो आसानी से लगाइए, नहीं पता तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। यहाँ देखिए गोंडवाना क्रम में कोल पाया जाता है।
फिर धारवाड़ में धात्विक खनिजें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम में क्या पाई जाती है, अभी हमने यहीं पे देखा है, चूना पत्थर। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ए। धारवाड़ में क्या पाई जाती है, दोबारा बताइए। धारवाड़ में पाई जाती हैं क्या, धात्विक खनिजें, और गोंडवाना में तो कोयले पाए जाते हैं, आपको पता होगा। अब चलिए एक चीज़ बताइए यहाँ पे, सबसे अच्छी क्वालिटी के कोयला कौन सा होता है। उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रोसाइट होता है, फिर उसके बाद होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट, फिर पीट। पीट सबसे खराब होता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा उत्पादन होता है, आप नीचे बताइए। चलिए इसमें बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया है सागर पुलिन, और यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, मतलब बीच, यहाँ पे उसके बीच, आप कोस्ट समझते हैं ना, कोस्ट बीच के, उसको सागर पुलिन कहते हैं, वो उनका नाम है, क्षेत्रीय नाम है। यहाँ पे दीघा दिया हुआ है, उसके सामने पश्चिम बंगाल की बात की गई है। फिर उसके बाद क्या, गोपालपुर, गोपालपुर दिया हुआ उड़ीसा। फिर यहाँ पे कालागुंड केरल, फिर मरीना तमिलनाडु। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपने एक बार भी नाम सुना होगा तो आसानी से कर लेंगे। देखिए अगर दीघा की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, इसलिए हमारा पहला सही होगा। दीघा कहाँ पे है, दीघा बीच पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। गोपालपुर, गोपालपुर कहाँ पे है, गोपालपुर की बात करें तो ये उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। कालागुंड, कालागुंड कहाँ पे है, गोवा में है कालागुंड, इसलिए हमारा यही गलत है, कालागुंड गोवा में है। अब मरीना बीच, मरीना बीच तमिलनाडु में है, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भी आपको चुनना है, सुमेलित नहीं है। कह रहा है हरे पौधे उत्पादक होते, प्रोड्यूसर। दो कह रहा है बी हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होता है। सी कह रहा है बाज द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और डी कह रहा है सूक्ष्म जीव जो अपघटक होते हैं। कह रहा है, बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आप आसानी से यहाँ लगा सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। हमारा ये पहला कदम तो सही हो गया। दूसरा देखिए हिरन, क्या शाकाहारी है या मांसाहारी। अब यहाँ पे अगर आपको पता हो तो आसानी से कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो हिरन होता है वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। पौधे होते हैं प्रोड्यूसर, और जो पौधों को खाए वो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाए वो क्या होता है, आ जाएंगे द्वितीयक तृतीयक कैटेगरी में। तो जो बाज होता है ये द्वितीयक में नहीं आता, तृतीयक में आता है। बाज जो हो गया, बाज शेर और ये सारे आते हैं किसमें, तृतीयक कैटेगरी में। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोज करते हैं। मान लीजिए शेर ने किसी जीव का शिकार किया, जो उसको मतलब भक्षण करना था कर लिया, जो अवशेष छोड़ दिया उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगला बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्यों के संयुक्त उपक्रम है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको फ्री में मिलते हैं नंबर इसके, आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है, वो किन राज्यों में हो सकता है, कहाँ पे है। अगर थोड़ा भी उसका लोकेशन आइडिया हो तो आप आसानी से लगा लेंगे। यहाँ पे दिया है हरियाणा, बी दिया है पंजाब, सी दिया है राजस्थान, और डी दिया है मध्य प्रदेश। अब सोचिए मध्य प्रदेश कहाँ पे है। इन तीनों की तो सीमाएं लगभग एक पास में है, लेकिन मध्य प्रदेश की नहीं है, दूर है। हमारा आंसर मध्य प्रदेश ही है, डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये इससे सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों राज्य इससे सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सहकारी समितियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, अगर आप बताइए इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है। ए कह रहा है कि इसे 97 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दो कथन कह रहा है कि सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कथन 3 कह रहा है इसके तहत संविधान में एक नया खंड 9 ख जोड़ा गया, 9 ख जोड़ा गया। कथन 4 कह रहा है किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 35 हो सकती है। देखिए अगर मैं सीधे सी बात बताऊं, ये क्वेश्चन ध्येय को ईपीएफओ के टेस्ट सीरीज में डालना चाहिए, न कि आरओ के। फिलहाल इसमें पड़ा हुआ है तो ठीक है, आप यहाँ समझिए। आपने जब जैसा भी देखा होगा, आपको पता है 97 संविधान के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, 9 ख जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मतलब ए भी सही है, सी भी सही है। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। आपको किस में लिखा दिया गया, 19(1) सी में दिया गया है। क्या दिया गया है, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, तो बी भी हमारा सही हो गया। अगर देखें डी में, तो यहाँ पे 35 दिया हुआ है। कितनी संख्या है, डायरेक्टर जो जन होते हैं, डायरेक्टर जनरल, उनको कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने मेंबर हो सकते हैं, तो अधिकतम यहाँ पे 21 हो सकते हैं, ना कि 35। तो ऐसे क्वेश्चन ईपीएफओ में पूछा जाता है, ना कि इन सब में। फिलहाल पूछा गया है तो हमें उत्तर देना जरूरी है, तो 21 है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। देखिए यहाँ पे स्पेशल पूछा हुआ कार्यों से संबंधित, तो ज़्यादातर लोग इसमें गलती कर सकते हैं 315 लगा के, जो कि 315 बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने गलती किया तब नीचे बताइए कि आपने गलती किया है। ए दिया हुआ है 318, बी दिया 315 और सी दिया है 320 और डी दिया है 323। अगर हम बात करें इसके बारे में, यूपीएससी के बारे में, या फिर लोक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, तो इसका विवरण दिया गया 315 से लेकर 323 तक। इसमें डिफरेंट प्रोविजन किए गए हैं। अगर 315 की बात करें तो इसमें राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में विवरण दिया गया है। तो ये तो है नहीं हमारा उत्तर। इसमें कार्य के बारे में बताया गया था, तो कार्य का विवरण किस में दिया गया है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं। कार्य का विवरण दिया गया 320 में, लेकिन अगर हम 315 तो हमने देख ही लिया, अब 316 देख लेते हैं। 316 में क्या प्रोविज़न किया गया, अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रोविज़न किया गया है। अगर 317 की बात करें, इनको यहाँ अपॉइंटमेंट किया गया, तो 317 में इनको रिमूवल का प्रोविज़न किया गया है। फिर अगर 318 की बात करें तो 318 में सेवा शर्तें से, अब इनका जो सर्विस होता है, सर्विस कंडीशन होता है, कंडीशन के बारे में दिया गया है। किसमें, 318 में। अब 319 देखें तो सेवा समाप्ति के उपरांत पद पर रहना। मान लीजिए इन्होंने अपनी सेवा, जितनी भी इनके कार्यकाल था, उन्होंने पूरा कर लिया, उसके बाद उनको वहाँ पे उस पद पे रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, वो प्रोविज़न इसमें लिया गया। किसमें लिखा गया, 319 में। 320 तो हमने देख ही लिया, कार्य से संबंधित है। 321 में क्या गया, कार्य का विस्तार कर सकते हैं, इनके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, वो किस में प्रोविज़न, 321 में। 322 में आयोग के खर्च हैं, 323 में उनके प्रतिवेदन है, आयोग के प्रतिवेदन। तो आप बताइए, आयोग के प्रतिवेदन जो यूपीएससी होता है और राज्य लोक सेवा आयोग के, इनके प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो जो संघ के हैं उन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और जो राज्य के हैं वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर राज्यपाल उसको विधान परिषद में रखवाता है, विधानसभा में रखवाता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में रखवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में भारत और अमेरिका के राजनीतिक व्यवस्था समान है। ए कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ, बी कह रहा है उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, सी कह रहा है अविशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास है, और डी कह रहा है अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो बताइए इनमें से कौन सा सिमिलर है भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखें दोनों में सिमिलरिटी क्या देखने के लिए मिलती है, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ को लेकर के। देखिए अगर हम देखें भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ, जो यहाँ पे वीटो पावर दिया गया है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल है 111। 111 में 3 प्रकार के वीटो दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, एब्सोल्यूट वीटो, संरक्षित रख लेते हैं राष्ट्रपति, उस पर अपना मत नहीं देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बिल पास करके भेजा गया, वो कौन सा बिल होगा, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दो नहीं होंगे, ठीक। ये सामान्य विधेयक के मामले में है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं एब्सोल्यूट वीटो में, उसको अपनी सहमत नहीं देते हैं। अब फिर विशेषित वीटो होता है। विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। इसमें क्या होता है, विशेषित वीटो में वो वहाँ की जो संसद है वो बहुमत से बिल पास करके इनको हटा देती है, राष्ट्रपति के परमिशन को डिनाई कर देती है, उसको विशेषित वीटो कहते हैं, जो कि भारत में नहीं है ऐसा प्रोविजन। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो क्या होता है, ये हमारे वहाँ दूसरा प्रकार है निलंबनकारी वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को वापस भेजते हैं पुनर्विचार के लिए। लेकिन आपको पता होगा 76 अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया गया था, 1976 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रोविजन कर दिया गया कि राष्ट्रपति एक बार विचार के लिए भेज सकते हैं कोई भी विधेयक, और दोबारा अगर उसको पास करके फिर से विधायिका भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लौटा सकते हैं, उसको पास करना ही पड़ेगा, मतलब दूसरी बार बाध्य बनाया गया। इसके पहले 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, एक बार वापस भेज सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न किया गया। कुछ अन्य चीज़ें देखें, निलंबनकारी तो हमने देख ही लिया। पॉकेट वीटो के बारे में बात कर लें। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि न सहमत देना न असहमत रखना, अपने पास ही रख लेना। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे वहाँ पोस्ट ऑफिस बिल था वो अपने पास रख लिए थे। कौन से वो राष्ट्रपति थे, उनका नीचे आप जरूर बताइएगा कि कौन से राष्ट्रपति थे। देखिए और यूएसए में क्या प्रोविज़न है पॉकेट वीटो को लेकर के, तो वहाँ पे 10 ही दिन राष्ट्रपति रख सकते हैं, केवल 10 दिन रख सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ भारत में क्या प्रोविज़न है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रख सकते हैं, इसको अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते हैं राष्ट्रपति। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
81वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आवंटित की गई। देखिए ये क्वेश्चन ध्येय ने गलत बनाया है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे होना चाहिए आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए 81, ना कि संविधान संशोधन, तो ये गलती है। चलिए हम यहाँ पे आर्टिकल मान लेते हैं। 81वें आर्टिकल 81 के अंतर्गत कौन कौन से मतलब लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, तो बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे आंसर लगाया है 20, तो बिल्कुल सही है, 20 इसका करेक्ट आंसर है। 20 सीटें आवंटित की गई हैं। कैसे की गई हैं, देखिए प्रोविजन ये है। पहले हम 81 अमेंडमेंट के अंतर्गत समझ लेते हैं। 81 अमेंडमेंट किससे संबंधित है, थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग में आया होगा ख्याल कि 81 अमेंडमेंट किससे संबंधित है। देखिए 81 अमेंडमेंट 2000 में आया था और इसमें ये प्रोविजन किया गया था 50% जो है रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये प्रोविजन किया गया था इसमें 81वें अमेंडमेंट में। और इसी के अंतर्गत माध्यम से 16(4)B जोड़ा गया था। आर्टिकल 16 में 4B जोड़ा गया था, जिसमें ये प्रोविज़न है कि राज्य जो है वो इस समय वैकेंसी कोई निकली हुई है किसी रिजर्व कोटा के लिए, उसमें फुलफिल नहीं हो पाया तो अगली बार उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मतलब अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो उसी वर्ग के लिए वो आरक्षित रहेगा। ये टोटल बातें थी 81 अमेंडमेंट के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं सीटों के बारे में। 84वां जो 84 अमेंडमेंट था 2001 में, ये इसमें ये कहा गया कि परिसीमन आयोग 2021 की जनगणना के हिसाब से 2026 में सीटें बढ़ाई घटाई जाएंगी, जो भी करना की जाएंगी। अब आर्टिकल 81 में क्या प्रोविज़न है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रोविज़न है। उसमें ये कहा गया कि 550 सीटें से अधिक नहीं होंगी। किस में कहा गया, आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 81 में ये कहा गया है कि लोकसभा में 550 सीटें अधिक नहीं होंगी, जिसमें से क्या होगा, इसमें से 550 में से 530 सीटें किसके लिए होगा, स्टेट के लिए होगा। और इसके बाद जो 20 सीटें होंगी किसके लिए होंगी, यूटी के लिए होंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप सोच रहे होंगे सर 552 सीटें हैं, 2 जो सीटें हैं वो किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए हैं। राष्ट्रपति को लगे उनका मतलब पार्टिसिपेशन नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 552 सीटें। ये कुछ प्रोविज़न थे वो। अब एक चीज़ यहाँ बताइए, आप जो एंग्लो इंडियन है इनकी नियुक्ति से संबंधित संविधान में कहाँ प्रोविज़न दिया गया है, तो जब आप देखेंगे आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन के लिए सीट का प्रोविज़न किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, वो किसको अपना मतलब यहाँ पे परामर्श देता है। देखिए एक कह रहा है कि सभी संवैधानिक मामलों में प्रधानमंत्री को, क्या प्रधानमंत्री को देता है, बी विधायिका मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देना, सी कह रहा है सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्य मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। तो बताइए इनमें से कौन सा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आता है, किसके अंतर्गत, राष्ट्रपति का कौन सा है, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या प्रोविज़न किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को कानूनी, सार्वजनिक महत्व के कानूनी और तथ्यात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना ये बाध्यकारी नहीं है, ना ही राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी है, दोनों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसका आंसर जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही है। चलिए अगला है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो बताइए, ए कह रहा है 6ठी अनुसूची में, बी कह रहा है 9वीं अनुसूची में, सी कह रहा है 5वीं अनुसूची में और डी कह रहा है 2री अनुसूची में। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रोविजन किस में है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए प्रशासन संबंधित प्रोविजन किस में है, 5वीं अनुसूची में। अगर आपने 5वीं अनुसूची लगाया तो बिल्कुल सही काम किया आपने। आप 5वीं अनुसूची का प्रोविजन किस है, आर्टिकल 244। आप आर्टिकल पे ध्यान देते रहेंगे तो याद रहेगा आपको, कभी भी पूछ लेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आर्टिकल 244 में 5वीं अनुसूची से संबंधित प्रोविजन दिए गए हैं और इसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध इसमें दिया गया है कि कैसे इसमें लगेगा। आपको पेशा एक्ट पता होगा, अगर नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा। पेशा एक्ट 2005 में आया था और एक्सटेंशन किया गया था इन क्षेत्रों में भी पंचायती राज का, तो इसी के माध्यम से हुआ था। चलिए अब आगे देख लेते हैं 6वीं अनुसूची का प्रोविज़न क्या है। 6वीं अनुसूची का प्रोविज़न ये है कि देखिए कुछ ऐसे जनजाति क्षेत्र हैं, खास करके उत्तर पूर्वी के राज्य, वो कौन से 4 राज्य हैं जिनके लिए प्रोविज़न किया गया है। इसमें यह किया गया कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और इसी के माध्यम से ILP का नाम सुने होंगे, इनर लाइन परमिट और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट,
ये दो चीज़ें जारी की जाती हैं। क्यों जारी की जाती है? मान लीजिए हम लोग उस रीजन के नहीं हैं, अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन सा ILP है। अगर कोई विदेशी उस रीजन में घूमने जाना चाहता है तो उसके PAP है, प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्शन। और ये कब से जारी किए थे PAP या ILP? ये 1958 से ही जारी की जाती है, बहुत पहले से। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। आप इनका नाम याद रखिएगा। ये सब 6वीं अनुसूची के हैं। 6वीं अनुसूची में कौन कौन से आते हैं? इनके केवल अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। यहाँ पे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, स्वायत्त जिले घोषित किए जाते हैं यहाँ पे। और राज्यपाल और राष्ट्रपति की को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं इसके मामले में। हमने यहाँ पे बस हमें यह समझना है प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रोविजन किस में है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के। तो ये किस में? 5वीं अनुसूची में है। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए 6वीं अनुसूची के बारे में। 6वीं अनुसूची 244 और 275(1) है। 244(2) और 275(1) के अंतर्गत दिया गया प्रोविजन इसका किया गया है। और हमने अभी देखा 5वीं अनुसूची का प्रोविजन किसमें था? 244(1) के अंतर्गत। 244(1) किसे? 5वीं अनुसूची। 244(2) 6वीं अनुसूची। बस इतना थोड़ा सा याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। 244(1) किससे संबंधित है बताइए? 5वीं अनुसूची से संबंधित है। 244(2) 6वीं अनुसूची से संबंधित है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे 275(1) ये किससे संबंधित है? ये भी 6वीं अनुसूची से संबंधित है। तो बस ये 3 आर्टिकल हैं, आप इनके बारे में याद रखिएगा। और एक चीज़ आप याद रखिए ILP किसके माध्यम से जारी की जाती है? 6वीं अनुसूची वाले प्रोविजन पे जारी की जाती है। उसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन से 4 है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ याद रखें मणिपुर नहीं है, ना ही अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, इनका बस नाम याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार के विषय में असंगत हैं, मतलब मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। ये कह रहा है ये असीमित नहीं है, मूल अधिकार के संबंध में असंगत है, मतलब मूल अधिकार से संबंधित गलत है। कह रहा है कि ये मूल अधिकार असीमित नहीं है, मतलब उन पर लिमिटेशन लगाया जा सकता है। 2 कह रहा है ये वाद योग्य है, मतलब अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। 3 कह रहा है ये अस्थायी हैं, मतलब इनको कभी भी हटाया जा सकता है। और 4 कह रहा है ये केवल नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। तो बताइए मूल अधिकार के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? मुझे सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए असीमित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक है आपके अंदर जब तक दूसरे का हनन ना हो, अधिकारों का हनन ना हो, वहीं तक है। आप अपने विकास के लिए कुछ भी करिए, लेकिन दूसरे का हनन ना हो। वाद योग्य है, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत और 226 के अंतर्गत। तो बताइए 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जाएंगे, 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये अस्थायी इमरजेंसी लग गया तो आपके कुछ मूल अधिकारों का खत्म कर दिया। कौन कौन से मूल अधिकार है जिनको इमरजेंसी प्रोविजन में भी नहीं हटाया जाएगा? तो वो हमारा 20 और 21, इन दोनों को नहीं हटाया जा सकता है किसी भी कंडीशन में, चाहे वो किसी भी तरह का इमरजेंसी हो, इनको नहीं हटाया जाए 20 और 21 को। और यहाँ पे जो दिया नकारात्मक प्रकृति के हैं, नहीं है, सकारात्मक प्रकृति के भी हैं। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे उपाधियों का अंत, कि कैसा है? सकारात्मक है ना, सबको सिमिलरिटी लाता है। इस तरीके ये नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकृति के हैं, तो यहाँ पे दिया केवल नकारात्मक, तो गलत है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ट्रिब्यूनल के बारे में, कैट के बारे में बताना है आपको। कथन 1 करें इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 312 क के उपबंधों के अधीन की गई थी। कथन 2 कह रहा है इसका गठन संसद द्वारा किया गया था। कथन 3 कह रहा है इसका गठन 1989 में हुआ था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है कैट के बारे में? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम देखें कैट के बारे में प्रोविजन, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? देखिए 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से, कब अमेंडमेंट था? 1976 में। क्या किया गया था? कैट भाग 14 क और ख जोड़ा गया था। संविधान में भाग 14 क और ख जोड़ा गया था। 14 क में क्या प्रोविजन है? 14 क में प्रोविजन है कि यहाँ पे कैट का, इसके माध्यम से कैट का गठन किया गया था। फिर अगर देखें हम ख में, यहाँ पे ख में, तो यहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के बारे में, NGT का गठन किया गया था, अन्य ट्रिब्यूनल का ख के माध्यम से किया गया था 14 ख के अंतर्गत। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाग 14 में दिया गया प्रोविजन और 312 में ये किससे संबंधित है? IAS ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित प्रोविजन। तो पहला हमारा गलत है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 किस में है? बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट, दूसरा देखें। इसका गठन 1989 में हुआ था। तो बताइए इसका गठन कब हुआ था?
1989 में हुआ था। अभी हमने बताया 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसका गठन 1985 में होता है। 1985 में होता है। किसका? कैट का गठन 1985 में हुआ था, ना कि 89 में। इसलिए तीसरा भी गलत है। हमारा सही आंसर यहाँ पे ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। ए कह रहा है इस रीट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जेल में डाला गया है, तो आपकी कोई और फैमिली करीबी इसकी याचना दायर कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है इस रीट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर पहला कथन देखें तो पहला बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण के मतलब या फिर उसको निरुद्ध किया गया है ताकि वो किसी तरह का घटना न कर पाए, तो ये बात सही है। उसके फैमिली वाले या करीबी भी कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष उपस्थित होना, नहीं अप्रत्यक्ष भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं। तो दूसरा गलत है, हमारा पहला सही है। 57 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो गया ए। अगर आपने ये लगाया तो आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से दो अनुच्छेद भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के मत शक्ति के विभाजन को विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं? तो बताइए कौन से दो आर्टिकल हैं? 245 है, 246 है। हमारा यही में मिल गया ये। इसमें 245 में ये प्रोविजन किया गया संपूर्ण या कुछ भाग के लिए संसद कानून बना सकती है, ये रेगुलेट हो गया। अगर 246 की बात करें तो कोई नया भाग जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं था या फिर कोई हमने विजिट कर लिया, वो सारे क्षेत्रों पे संसद कानून बना सकती है। इसका प्रोविजन किसमें? 246 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के चुनाव में मतदान का अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के मतदान में। देखिए लोकसभा में मतदान करने के लिए तो आप भी लोकसभा में मतदान करते हैं, आप भी तो चयन करते हैं। यहाँ पे तो सामान्य व्यक्ति होना चाहिए वो। दूसरा, राज्यसभा में कौन मतदान करता है आपको ये पता होना चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद नहीं, विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य को ये अधिकार प्राप्त है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें डी। पहला यहाँ पे लोकसभा में व्यक्तिगत अधिकार और दूसरा यहाँ पे विधायक के रूप में अधिकार, तो दोनों उसको अधिकार मिल गया अगर वो विधानसभा के सदस्य है तो सही आंसर हमारा हो गया डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ? बताइए। ये उसी समय लागू हुआ जब पंचायती राज दिवस जिस दिन को मनाया जाता है। अगर आपको पता हो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो आप आसानी से लगा लेंगे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में इसको लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने? उससे पहले सीएम भी रहे थे वो। आपको पता हो तो आसानी से लगा लेंगे। देखिए इसमें नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी एक बहुत अच्छे यूनिक व्यक्ति थे जो अध्यक्ष भी रहे, वो भी एक बार नहीं दो बार रहे थे। कब? 67 और 89 में रहते हैं, फिर 77 में भी अध्यक्ष रहे थे। इसके साथ राष्ट्रपति रहे थे वो 77 से लेकर के 82 तक, 77 से लेकर 82 तक के 4th नंबर के अध्यक्ष रहे और 7वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं और आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे हैं 62 से 64 तक। तो ये कई सारे पद एक साथ निभाए हुए हैं, एक व्यक्ति कई पदों पर रहा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में क्रीमी लेयर का निर्माण करने हेतु उत्तरदायी है? बताइए। पिछड़ा वर्ग आयोग, बी सरकार, सी न्यायपालिका और डी इनमें से कोई नहीं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। मान लीजिए इतने बड़े बॉक्स में अगर ओबीसी को डाल दीजिए, जो ऊपर के हैं समृद्ध व्यक्ति, उनको क्रीमी लेयर कहते हैं। इसके लिए कौन कानून बना सकता है? सिंपल सी बात है, सरकार बना सकती है। 20 का सही आंसर है। चलिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, किसको संबोधित करके दे सकता है? बताइए। ए कह रहा है राष्ट्रपति को, बी कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी कह रहा है राज्य के राज्यपाल को और डी कह रहा है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। मेरे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है लगाया है, बिल्कुल सही बात है। आप अगर आईएएस बन जाएंगे तो आप किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देंगे? राष्ट्रपति को ही। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन चुनिए। कथन 1 कह रहा है कि यह विशेष इजाज़त से संबंधित है। कथन 2 कह रहा है, बी कह रहा है इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। कथन सी कह रहा है अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार करता है। डी कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था बिल्कुल सही है, डी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? आपको इसमें बताना कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। देखिए, यूपी पीसीएस में पूछा था, स्वर्ण सिंह समिति, ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, 1976 में आई थी। आप बस यहाँ डेट भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एलिमिनेट हो जाए, कहीं डेट के हिसाब से अरेंज करने के लिए आ जाए तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे। वर्मा समिति किससे संबंधित है? ये भी मूल कर्तव्य से संबंधित है। अशोक चंद्रा समिति, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण आप नीचे जरूर सर्च करके बताइएगा। यही हमारा आंसर है, अशोक चंद्रा समिति मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है आप नीचे जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों के निर्वाचन सदस्यों के निरंतरता संबंधित, मतलब जो एलिजिबिलिटी है, संबंधित प्रावधान किए गए हैं? किस अनुसूची में सम्मिलित है? 10वीं अनुसूची, उम्मीद है आपको सबको पता होगा, 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अब बताइए 10वीं अनुसूची कब लाया गया था? 10th शेड्यूल 52 मतलब 52 अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया था। कब लाया गया था? ये 1985 में लाया गया था। ये इसको क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? हम दल बदल अधिनियम कहते हैं इसको। इसी समय लाया गया था 10वीं अनुसूची में प्रोविजन इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? अब डिस्ट्रिक्ट, जब जज न्यायाधीश बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो आप कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए आपके पास? वह केंद्र सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो तो बिल्कुल सही बात है। बी कह रहा है उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता होने का अनुभव हो, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सी कह रहा है उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, तो बिल्कुल सही बात है। डी इसका सही आंसर, अगर डी आपने लगाया तो आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है ईस्ट किण्वन विधि से बनाया जाता है। कैसिन दूध प्रोटीन है। सी एलोवेरा अमृत बीजी है। और डी दिया घट पड़ी परजीवी आवृत्ति बीज है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर हम यहाँ देखें, ईस्ट जो होता है किण्वन विधि से संबंधित है, सही है। कैसिन दुग्ध प्रोटीन है, बिल्कुल सही बात है। एलोवेरा जो होता है अमृत बीजी है, ये बिल्कुल सही बात है। अब घट पड़ी क्या होता है? देखिए घट पड़ी का आप नाम सुने होंगे। घट पड़ी एक कीटभक्षी होता है, पौधा है, कीटभक्षी पौधा। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है। ठीक, ये आप बताइए कीटों का भक्षण क्यों करता है? किसकी आपूर्ति के लिए? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहता है नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करके उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो ये क्या हुआ? घट पड़ी ये तरह का परजीवी नहीं है, ये कीटभक्षी पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है? देखिए इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा आपसे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए इसमें बच्चों को बढ़ने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आप इसमें देखते हैं बच्चों को बढ़ने में कौन सा हार्मोन सहायक है। सोमेट्रोपिन, सेमोट्रेटोपिन किससे संबंधित है? इस शरीर की मांसपेशियों में वृद्धि के लिए सहायक होता है, जिससे इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन नहीं है ये बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है, सेमेट्रोटोपिन। फिर अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीटोक्सिन ये ग्रोथ हार्मोन है। इसको कई जगह यूटिलाइज किया था। कुछ समय पहले हमने देखा था न्यूज़ में, इनको गाय भैंसों को दिया जाता था ताकि दूध उत्पादन बढ़ाए। एक दूध ग्रंथियों को ग्रोथ करवाता है उनका, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है ये, ताकि लेबर पेन के समय कम दर्द हो, इसके लिए उपयोग किया जाता है ऑक्सीटोक्सिन। लेकिन इसका मिसयूज ज़्यादा होने लगा था। आप लोगों ने सुना होगा एक मामला और, जो प्रोस्टिट्यूशन वाले व्यापार होते हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया, छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता ताकि ग्रोथ हो जाए उनका जल्दी से। तो इस तरह से इस पर बैन लगाया गया है। अब देखते हैं गैनोडोट्रापिन, थोड़ा नाम जटिल है, गैनोडोट्रापिन। अब बताइए गैनोडोट्रापिन किससे संबंधित है? ये संबंधित है बांझपन की संबंधित। अगर किसी महिला में बांझपन की समस्या है तो गैनोडोट्रापिन का उपयोग किया जाएगा। अब देखें प्रोजेस्टेरोन का संबंध किससे? ये देखिए इसको क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसकी कमी की वजह से बांझपन की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। अगर बांझपन की समस्या है तो किसका उपयोग करते हैं? गैनोडोटापिन का उपयोग किया जाता है। ये सारे थे विवरण, अब बस ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, मतलब इस पार्ट का। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है वो कौन सा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? ये कह रहा है लोहा, बी कह रहा तांबा, सी कह रहा क्रोमियम और डी कह रहा मैग्नीशियम। बताइए
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। और क्रोमियम जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। लोहा जो है हीमोग्लोबिन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोता है, हमारे शरीर में एक से जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ देखें तांबा क्या होता है, ये भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। फिर अब बताइए फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है, ये दांतों के लिए मजबूत होता है। इसमें फ्लोरीन नहीं दिया हुआ, लेकिन फ्लोरीन के बारे में आप याद रखिए, पूछ सकता है आपसे फ्लोरीन का उपयोग क्या है, तो ये दांतों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम आगे देखेंगे 71 से अगले भाग में इस सेट में देखने के लिए धन्यवाद। इतना ही इस सेट में देखते हैं।